हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास, क्लास 10th का मैथ्स हम कर रहे हैं। और बच्चों, यहाँ पे जो आपका मॉडल क्वेश्चन पेपर है 2026 का, वो सॉल्व कर रहे हैं। तो हम कुछ क्वेश्चंस कर चुके थे। देखिए, अब आपको पैटर्न पता लग गया है इस क्वेश्चन पेपर का, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसके अलग अलग पार्ट्स हैं, और वो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। कैसा है? मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो मतलब क्या हुआ इसका? मतलब ये हुआ बच्चों कि एक क्वेश्चन है, इसके 4 पार्ट्स दिए गए हैं, मतलब 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उसमें से एक ही ऑप्शन सही उत्तर है, उसको आपको मार्क करना है, उसको आपको लिखना है आंसर में, ठीक है। तो ये हमने पिछले सेशन में कवर कर लिए थे क्वेश्चंस। अब देखिए, यहाँ पे ये वाला पार्ट है, ठीक है। इसको समझते हैं। क्या पूछा गया है आपसे? बिंदु 5-3 किस चतुर्थांश में स्थित है? कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है, ये आपको बताना है। कौन सा? बहुत सिंपल सा पॉइंट है ये। तो सबसे पहले इसके लिए ये समझना पड़ेगा हमें कि जो हमारा पॉइंट होता है ना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, तो उसको इस तरह से हम प्रेजेंट करते हैं। ये क्या हुआ? एक्स वाई। तो पहले एक्स के कोऑर्डिनेट रिप्रेजेंट करेंगे, फिर वाई के। तो अगर हमारे पास ये कार्टेशियन प्लेन है, ठीक है, तो ये एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट करेगी लाइन, और ये वाई एक्सिस को। इतना समझ में आता है? तो सबसे पहले देखिए, ये 5 जो है वो एक्स एक्सिस के पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करेगा। 1 2 3 4 एंड 5। यहां तक हो गया 5। फिर उसके बाद बात कर रहे हैं -3 की। किसकी? -3 की। तो y एक्सिस पे तो माइनस में इस तरफ चलेंगे हम, और यहाँ पे कहीं आपको जाके मिलेगा 5-3, है ना। तो ये कौन सा क्वाड्रेंट में लाई करता है? देखिए, क्वाड्रेंट्स हम ऐसे लिखते हैं: फर्स्ट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, और ये है आपका फोर्थ क्वाड्रेंट। तो ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता? फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन हो गया, ठीक है। इस तरह से हम लिख सकते हैं, नोट कर लेंगे। तो इसको इस तरह से लिखते हैं बच्चों, ऑप्शन 4, है ना, फोर्थ क्वाड्रेंट। तो नोट कर लीजिए। अब इस तरह से इनको हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। नोट कर लिया सबने? चलिए अगला पार्ट देखिए, ठीक है। इसमें क्या बोला गया है? आर त्रिज्या वाले उस त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होगा जिसका केंद्र कोण P डिग्री है। तो सेंट्रल एंगल आपको दे दिया गया है, ठीक है। एरिया ऑफ अ सेक्टर ऑफ एंगल P इन डिग्री। P एंगल है सेक्टर का, और इसका रेडियस कितना है? सर्कल का R है, रेडियस R दिया है, और आपको एरिया बताना है। तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है? एरिया ऑफ सेक्टर। ये छोटी छोटी चीजें तो बच्चों आपको पता ही होनी चाहिए, है ना, तभी आप कर पाएंगे। θ/360 इंटू एरिया पूछा गया है, तो एरिया ऑफ सर्कल से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर लेंथ ऑफ आर्क पूछी होती तो भाई आप सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल से मल्टीप्लाई कर देते। तो ये πr², कैपिटल R है ना इसकी वैल्यू, इसीलिए मैंने ये लिखा है। और इसको थीटा की जगह P रख दो बस, बाकी तो कुछ नहीं कर सकते हम इसमें अलग से। πr²। अब देखिए कौन सा पार्ट है इसका आंसर? P/180 2πr। देखिए 2πr तो नहीं होगा, है ना, क्योंकि इसमें r² है, ये वाला पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे है πr², लेकिन यहाँ पे 180 डिग्री आ गया, तो डिनोमिनेटर में होना चाहिए 360 डिग्री, ये भी नहीं हो सकता। अब देखिए, यहाँ पे 2πr है, यहाँ पे तो πr² है, तो r² तो होना ही चाहिए, तो ये भी नहीं हो सकता। तो बचा कौन सा? ऑप्शन 4, वो सही होगा आंसर, है ना। तो बाकी तीनों ऑप्शन जब एलिमिनेट कर दिया आपने, तो यही बचा। लेकिन अब आप बोलेंगे, भाई एक बच्चे ने बोला कि सर मैच तो ये भी आंसर नहीं कर रहा इससे, तो ऐसे कैसे बोल दे? मतलब क्या चारों आंसर मैच नहीं कर रहे? ये तो हो ही नहीं सकता बच्चों। अगर हम थोड़ा सा दिमाग लगाएं और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, न्यूमरेटर
एंड डिनोमिनेटर को 2 और 2 से मल्टीप्लाई कर दे, यानी 2/2 से। तो 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ, कुछ खास चेंज नहीं हुआ, लेकिन आपका आंसर जरूर मैच हो जाएगा। अब हम इसको p को एज इट इज लिखते हैं और ये जो डिनोमिनेटर वाला 2 है 360 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये आ गया 720। ठीक है, अब जो न्यूमरेटर वाला 2 है मैं उसको कहीं नहीं करता मल्टीप्लाई, खाली यहां पे लिख देता हूं 2πr²। कोई दिक्कत तो नहीं है। और देखिए ये आपका आंसर सेम टू सेम आ गया, है ना। तो इस तरह से कई बार आपको थोड़ा सा घुमा फिरा के भी दिए जाते हैं ऑप्शंस, ताकि आप थोड़ा सा उसमें एफर्ट डाल के आंसर निकाल सको। बाकी इससे पहले एफर्ट्स तो आपने यहीं पे डाल लिए थे जब तीनों ही ऑप्शन एलिमिनेट हो गए थे, है ना। तो इसको नोट करेंगे और उसी के साथ एक छोटा सा क्वेश्चन और देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें क्या बोला है, ये प्रोबेबिलिटी का सवाल है बच्चों। इसमें आपके सामने है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट। बहुत मतलब काफी पहले भी आया है इस टाइप का क्वेश्चन पिछले एग्जाम्स में, तो इसको आप ध्यान से समझेंगे। इसमें कौन सी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती, ये आपसे पूछा। प्रोबेबिलिटी की जब बात आती है तो हमने बात की थी 0 से लेके 1 तक होती है प्रोबेबिलिटी, मतलब जो श्योर इवेंट होता है उसकी प्रोबेबिलिटी 1 होती है और जो इम्पॉसिबल इवेंट होता है उसकी प्रोबेबिलिटी 0 होती है। बाकी सभी प्रायिकताएं 0 और 1 के बीच में आती है ना। लेकिन अगर इसकी बात करेंगे तो ये ठीक है, ये हो सकती है, वही ये 0 और 1 के बीच में आएगी प्रायिकता। 15/100 ये भी 0 और 1 के बीच में ही आएगा, है ना। परसेंटेज को हम उसमें डेसिमल में कन्वर्ट करके देखें तो 15/100 को कैंसिल आउट करके डेसिमल में करेंगे तो ये 0 और 1 के बीच में आएगी। फोर्थ पार्ट में भी देखेंगे तो ये भी 0 और 1 के बीच में ही आएगी। लेकिन जो 150% है, 150% किसी भी चीज की प्रायिकता कैसे हो सकती, नहीं हो सकती ना, क्योंकि 100% पे ही हम बोल देते हैं कि ये एक श्योर इवेंट है, उससे ऊपर तो प्रोबेबिलिटी जा ही नहीं सकती। तो इस केस में करेक्ट आंसर यही होगा, इसको आप नोट कर लेंगे। ठीक है बच्चों, तो देखिए अगला सवाल हम यहाँ पे करने की कोशिश करते हैं और इसको अगर आपके एग्जाम में आता है, देखिए कॉन्सेप्ट अगर आपको पता है तो विद इन सेकेंड्स आप इसका आंसर पता लगा सकते हैं। कैसे पता लगा सकते हैं, अगर हम क्वेश्चन को पढ़ें, क्या बोला है, क्वेश्चन हमेशा ध्यान से पढ़ना है बच्चों, बस यही एक चीज है जो हमेशा बहुत ही ध्यान से आपको करनी है। इन दिस फिगर इफ TP एंड TQ आर द टू टेंजेंट्स टू अ सर्कल विद सेंटर O, so that POQ is equal to 110 डिग्री, देन एंगल PTQ इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा। तो यहाँ पे ये जो देख पा रहे हैं आप TP एंड TQ, ये दो टेंजेंट्स हैं सर्कल जिसका सेंटर O है, और देखिए सेंटर पे जो एंगल है POQ ये 110 डिग्री का बना दिया है, और एंगल PTQ ये वाला एंगल आपको पता लगाना है कितना है। तो उससे पहले हमें एक चीज पता है, अगर आपको पता होगा तो, कि किसी भी सर्कल पे अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो उस टेंजेंट का जो एंगल बनेगा सर्कल के रेडियस के साथ वो 90 डिग्री का होगा। कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का होगा। तो अब ये जो PTQO या POQT ये क्या बन गया, क्वाड्रिलेटरल बन गया, और क्वाड्रिलेटरल के सभी एंगल्स का सम 360 डिग्री होता है। तो हम सीधा सीधा यहाँ पे कर सकते हैं 90 प्लस 90 प्लस 90 प्लस 110, है ना, प्लस 110 कितना आ जाएगा, ये इनको जोड़ेंगे तो 90 और 90 180, 180 और 100 280, 290 आ गया, और 290 को आप 360 में से घटा देंगे, है ना। तो इस क्वाड्रिलेटरल का फोर्थ एंगल आ जाएगा, कितना बच गया, 70 डिग्री। तो सीधा सीधा आप ये आंसर लिख सकते हैं, है ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अब बहुत सारे बच्चों को मैंने डायरेक्ट किया है तो समझ में नहीं आया होगा, ये मैंने इसलिए बताया है कि जब एग्जाम आए तो आप डायरेक्ट इस तरह से आपको आंसर तक पहुंचना है, जैसे भी पहुंचे अगर कॉन्सेप्ट पता है तो आप फटाफट इसका आंसर लिख देंगे, बहुत ज्यादा समय वेस्ट नहीं करना है इन क्वेश्चंस में। और अब देखिए इसको हम डिटेल में समझेंगे। यहाँ तो हम इस क्वेश्चन पेपर को रिव्यू कर रहे हैं, तो अच्छे से इसको समझना है और इसको सॉल्व करना है।
तो एक टेंजेंट बना लेते हैं, ठीक है। ये टेंजेंट हो गई, टेंजेंट हो गई, ये O हो गया, ये P हो गया, ये T हो गया और ये Q हो गया। इस तरह से ही कुछ आपको देखने को मिला है। अब इसमें आपको ये एंगल दिया है 110 डिग्री, ऐसा ही कुछ दिया है। तो मुझे पता है कि एंगल बिटवीन द टेंजेंट एंड द रेडियस, tangent and the radius of a circle is right angle या फिर 90 डिग्री, ठीक है। ये पता लग गया। तो हमें यहां से पता लगा therefore एंगल OPT इज इक्वल टू एंगल OQT इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये दोनों एंगल 90 डिग्री के होंगे। और दूसरी चीज हमें ये भी पता लग गई, नाउ पॉइंट्स क्या क्या है, P O Q and T forms a quadrilateral, क्वाड्रिलेटरल बनाता है ये, क्वाड्रिलेटरल POQT। अगला पॉइंट हमें पता है, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, sum of all angles of a quadrilateral is 360, पता है। therefore एंगल OPT प्लस एंगल OQT प्लस एंगल POQ प्लस एंगल PTQ, ये पूछा है हमसे, 360 डिग्री के बराबर होगा। तो ये कितना है, 90 प्लस 90 प्लस 110 प्लस एंगल PTQ इज इक्वल टू 360। तो एंगल PTQ किसके बराबर आ जाएगा, 360 माइनस 290। इन सब का सम 290 आया था, उधर लेके जाके नेगेटिव हो जाएगा और ये कितना आ जाएगा, 70 डिग्री। इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। डिटेल है पूरी इस क्वेश्चन की, नोट कर लीजिए। बाकी जब सॉल्व करना होगा, ये कॉन्सेप्ट आपको पता है। अगर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है जिसमें सीधा आंसर लिखना है, तो आंसर तक तो आप जल्दी से जल्दी पहुंच ही सकते हैं। तो इसको नोट कर लेंगे। तो ठीक है बच्चों, नोट कर लिया सबने। चलिए अब अगला सवाल देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो जाता है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यहाँ पे आपको देखने को मिले हैं। अब अगला क्वेश्चन है, इसको समझेंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 है और ये थोड़ा अलग टाइप का आपको देखने को मिलेगा, इसलिए ध्यान से समझें। इस प्रश्न के दोनों खंड, दो खंड हैं, ठीक है। एक तो है कथन, क्या है, कथन है, और दूसरा है कारण। से संबंधित प्रत्येक खंड के लिए निम्न में से सही विकल्प का चयन कीजिए। तो बोथ पार्ट ऑफ दिस सेक्शन रिलेटेड टू असर्शन, एक तो असर्शन है, दूसरा है रीजन। तो दो स्टेटमेंट दी हैं हर एक पार्ट में क्वेश्चन नंबर 2 के। और पहली स्टेटमेंट जो बनाई गई है वो तो एक जस्ट स्टेटमेंट है, कथन जिसको बोलते हैं, बोल दी वो चीज, ठीक है। और दूसरा उसका कारण बताया गया है कि वो स्टेटमेंट क्यों बोली गई है। तो अब आपको क्या करना है कि सही ऑप्शन चूज करना है इसके लिए, है ना। जो भी करेक्ट ऑप्शन होगा वो आपको यहाँ पे चूज करना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ध्यान से ऑप्शन कैसे दिए हैं। ऑप्शन नंबर 1 आपको दिया है असर्शन ए एंड आर दोनों ही सही हैं, और आर यानी रीजन
असर्शन का सही व्याख्या करता है, यानी असर्शन एंड रीजन बोथ आर ट्रू, दोनों ट्रू हैं, और रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन है उस स्टेटमेंट की, उस असर्शन की जो हमने यहाँ पे लिखी है। अब दूसरा है, सेकंड पार्ट में बोला असर्शन और रीजन दोनों ही सही हैं, लेकिन रीजन असर्शन की सही व्याख्या नहीं करता, यानी असर्शन एंड रीजन बोथ आर ट्रू जैसे कि फर्स्ट में थे, लेकिन दिस इज रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, ये भी ठीक है। अब असर्शन सही है लेकिन रीजन गलत है, समझ में आया? यहाँ पे सीधा सीधा असर्शन गलत है, रीजन असर्शन सही है, स्टेटमेंट मतलब सही बनाई गई है, लेकिन रीजन गलत है, एक्सप्लेनेशन करने का तो सवाल ही नहीं होता। अब अगली बात आती है, तो देखिए जहां पे रीजन गलत हो गया है ना, तो रीजन और असर्शन दोनों ही सही होंगे, तब बात आएगी कि रीजन सही एक्सप्लेनेशन करता है या नहीं करता। लेकिन पार्ट सी और डी में आपका बहुत ही सिंपल हो जाते हैं, सेलेक्ट करना ऑप्शन से, असर्शन ट्रू है लेकिन रीजन फॉल्स है, और फोर्थ पार्ट में तो दोनों ही असर्शन फॉल्स है लेकिन रीजन सही होगा, ऐसा आपको बोला गया है। तो इन चार ऑप्शन में से एक ऑप्शन पिक करना है। अब ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी आप क्वेश्चन के आंसर कर पाएंगे। चलें अब क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, इसका फर्स्ट पार्ट, एक स्टेटमेंट बनाई है, पहले कथन, कथन की बात कर लेते हैं। कथन की बात करते हैं, क्या बोला है, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योग सदैव अपरिमेय होता है। तो ये एक स्टेटमेंट यहाँ पे बनाई है, द सम ऑफ अ रैशनल नंबर एंड एन इर्रेशनल नंबर इज ऑलवेज एन इर्रेशनल नंबर। तो क्या ये सही है कि अगर एक रैशनल नंबर लेंगे, एक इर्रेशनल नंबर लेंगे, दोनों का सम करेंगे तो उत्तर क्या आएगा, ऑलवेज इर्रेशनल नंबर आएगा, ये हमें पता है। तो जो स्टेटमेंट है वो तो ट्रू है, सत्य है। अब रीजन देखिए, रीजन यहाँ पे बताया गया है कि ये 7 है, एक रैशनल नंबर है, 3 है, एक इर्रेशनल नंबर है, और इन दोनों को जोड़ के जो इनका रिजल्ट आया है वो क्या है, एक इर्रेशनल नंबर है, एन इर्रेशनल नंबर। अब मुझे बताइए कि ऑप्शन 1 2 3 4 में से कौन सा ऑप्शन होगा। तो ये दोनों ही सही है ना, ये दोनों ही ट्रू हैं। तो अब वापस से अगर हम इस पे आए, तो क्या बोला गया है कि असर्शन और रीजन दोनों ही सही हैं, और रीजन सही एक्सप्लेनेशन है असर्शन का, ठीक है। तो असर्शन के हिसाब से ही यहाँ पे रीजन दिया गया है ना। तो ऑप्शन 1 विल बी करेक्ट ऑप्शन। तो चलिए कथन जो ख है क्वेश्चन, उसको नोट करेंगे और सॉल्व करेंगे। तो ठीक है बच्चों, अगला पार्ट देखिए, इसका क्या बोला गया है। स्टेटमेंट, कथन है, सभी वर्ग समरूप होते हैं, यानी ऑल स्क्वायर्स आर सिमिलर, ठीक है, सारे स्क्वायर्स एक जैसे होते हैं, सिमिलर होते हैं। अब रीजन इसका बोला है, सभी समरूप आकृतियां स्वर्ग सम होती हैं, यानी ऑल सिमिलर फिगर्स आर कॉन्ग्रुएंट। तो ये क्वेश्चन बहुत ही मतलब सिंपल भी है, और थोड़ा अगर आपको सिमिलर और कॉन्ग्रुएंट का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं, कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है, तो मुश्किल भी है। तो अब इसको समझते हैं कि क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, बताया क्या गया है। तो सबसे पहले उसके लिए आपको पता होना चाहिए सिमिलर क्या होता है, या फिर सिमिलैरिटी क्या होती है। सिमिलैरिटी यानी इसको हिंदी में समरूप बोलते हैं, क्या बोलते हैं, समरूप बोलते हैं। और दूसरा है कॉन्ग्रुएंट यानी कॉन्ग्रुएंसी, ठीक है। तो इसको डिस्कस करते हैं एक बार। एक तो हो गया सिमिलैरिटी। तो अगर हम दो फिगर्स की बात करें, टू फिगर्स सिमिलर कब होती हैं, जिनकी शेप एक जैसी सी हो, ठीक है, जिनकी शेप एक जैसी हो,
साइज जरूरी नहीं है एक जैसा होना, लेकिन शेप का एक जैसा होना बहुत जरूरी है बच्चों। तो जो दो फिगर जिनका साइज डिफर कर सकता है लेकिन शेप सबकी एक जैसी होनी चाहिए, है ना, तो उनको हम क्या बोलेंगे? सिमिलर फिगर्स। सिमिलर फिगर्स हैव सेम शेप बट साइज कैन डिफर। फॉर एग्जाम्पल ट्रायंगल्स हैं, एक इतना बड़ा ट्रायंगल्स है, एक ये छोटा सा ट्रायंगल है, लेकिन शेप सेम है, साइज अलग अलग है, ये सिमिलर फिगर कहते हैं। अब बात आती है कॉन्ग्रुएंट फिगर्स की। कॉन्ग्रुएंट फिगर्स हैव सेम शेप। कॉन्ग्रुएंट फिगर्स की सेम शेप होनी चाहिए एंड सेम साइज होना चाहिए, डिट्टो सेम टू सेम होनी चाहिए हर उसकी फिगर की। जैसे अगर मेरे पास ये ट्रायंगल है, ठीक है, ये दो ट्रायंगल हैं ए बी सी, ए बी सी, ये सिमिलर तब होंगे जब इनकी सब चीज सेम होंगी। ए बी इज इक्वल टू, खैर मैंने नाम इनके सेम लिख दिए, अलग अलग लिखेंगे तभी तो हम इनको डिस्टिंग्विश कर पाएंगे। तो ये हो गया पी क्यू आर, ए बी इज इक्वल टू पी क्यू, पी सी इज इक्वल टू क्यू आर, जब इनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड इक्वल होंगी, है ना, ए सी इज इक्वल टू पी आर, जब तीनों साइड सेम होंगी, है ना, तो इनकी मेजरमेंट सेम होने चाहिए, तो हम बोल सकते हैं कि ये एस 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 सिमिलैरिटी क्राइटेरिया से क्या है, सेम है। इसी तरह से अगर आपको भाई एंगल सेम मिलते हैं, अलग अलग क्राइटेरिया आ जाते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट समझ लिया आप, है ना। अब वापस से क्वेश्चन पे चलते हैं, और इस क्वेश्चन में बोला गया है, पहला वाला तो बिल्कुल सही है कि जितने भी वर्ग होते हैं, स्क्वायर तो स्क्वायर होगा, स्क्वायर की डेफिनेशन आ गई कि सभी साइड्स इक्वल होंगी, लेकिन शेप छोटी बड़ी हो सकती है। किसी स्क्वायर की साइड 1 सेंटीमीटर भी हो सकती है, किसी की 10 सेंटीमीटर भी हो सकती है, तो ये सिमिलर होंगी, है ना, इसको तो हम बोल सकते हैं ट्रू है ये। लेकिन यहाँ पे बोल दिया है कि सभी समरूप आकृतियां स्वर्गसम होती, यानी ऑल सिमिलर फिगर आर कॉन्ग्रुएंट, तो ये आपकी स्टेटमेंट फॉल्स हो जाती है। ये फॉल्स क्यों हो जाती है? क्योंकि जो कॉन्ग्रुएंट फिगर्स हैं वो तो उनकी तो शेप और साइज दोनों सेम होने चाहिए, है ना, तो सिमिलर फिगर का तो साइज अलग होता है, तो वो कॉन्ग्रुएंट कैसे हो सकती, नहीं हो सकती। तो अब वापस से जो आपके ऑप्शंस दिए हैं इनमें आ जाइए, तो इसमें कौन सा सही है? देखिए, बोथ ट्रू तो नहीं है, असर्शन ट्रू है, रीजन फॉल्स है, तो ये आपका ऑप्शन 3 सही होगा इस केस में, है ना। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन 3। ऑप्शन 3 इज करेक्ट ऑप्शन, नोट कर लेंगे। तो बच्चों देखिए, हम इस पेपर को थोरोली डिटेल में डिस्कस करेंगे, जितने भी कॉन्सेप्ट हैं वन बाय वन सारे आपको समझाएंगे, क्योंकि सिर्फ यही क्वेश्चन नहीं, इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड घुमा फिरा के क्वेश्चन भी दे दिए जाएं तो भी आप कर पाएं, इसीलिए ये सारे क्वेश्चंस हम डिटेल में समझने वाले हैं। इसमें टाइम अच्छा खासा लगेगा, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट सारे आ जाएंगे, तो इसको रिवाइज करते रहें साथ साथ घर पे। इसी के साथ आज का सेशन एंड करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।